Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Wangshan One Shot FF। सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी स्टोरी में और मैं इसका न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को बिना किसी देर के। और हाँ, एक क्यूट फ्रेंड ने कमेंट किया था कि आपकी तबीयत कैसी है, आप बेबी की तबीयत कैसी है। तो मैं बताना चाहता हूँ इसे कि बेबी और मैं अब थोड़ा ठीक हूँ और फ़िलहाल बेबी अभी बिल्कुल ठीक है। जो कि उससे हुआ था तबीयत ख़राब, उससे काफ़ी ज़्यादा वो ठीक है और मैं अभी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच पूछने के लिए। आप कैसे हो ज़रूर बताना। सो गाइस, उस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को जो लान कुरैन था वो उसे कहीं और भेज रहा था। उसने कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए एक मन्नत मांगी थी। और वांगजी को लगा कि इसके अंकल सच कह रहे हैं, लेकिन असल में ये एक झूठ था। इधर विंग और वांगी दोनों ही रो रहे थे एक दूसरे को हग करके, क्योंकि फाइनली अब कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दोनों अलग होने वाले हैं। वांगजी 8 महीने के लिए बाहर जा रहा है, विंग 8 दिन तक उसे दूर नहीं रह सकता है। तो 8 महीना कैसे रहेगा। इधर लान कुरैन बहुत ज़्यादा हैप्पी था। इधर वो मंदिर के सामने आया था। लान कुरैन मंदिर के सामने आकर घुटना टेक कर बैठ गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है। मुझे पता है कि आप बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन मैंने अच्छे के लिए कहा। अगर अगर लान वांगजी और विंग को अलग नहीं किया गया तो फिर ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर लोगों को पता चलेगा तो उन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि उन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि वो लोग हमेशा खुश रहें, वो लोग अलग हो जाए, इसमें उनकी भलाई है। सीन कट होता है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी सबसे पहले उठकर नहा लेता है और फिर वो विंग से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर वो विंग से काफ़ी सारी बातें करता है। उसका दिल बहुत उदास था, उसे रोने का मन कर रहा था, लेकिन विंग के सामने अगर वो रो देगा तो विंग भी उसके साथ साथ रो जाएगा। इसीलिए वो विंग के सामने नहीं रोता है, वो खुद को संभाल लेता है। लेकिन विंग रो रहा था, वो विंग को समझा रहा था, 8 महीना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, ज़्यादा दिन नहीं है। बट विंग को लगता है कि वांगजी उससे झूठ बोल रहा है। 8 महीना ज़्यादा दिन है। विंग को पता है 8 महीना बस ऐसी ही बात नहीं है। विंग वांगजी को हग कर लेता है और बहुत ज़्यादा रोता है। और वांगजी उसका रोना देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे पैकिंग कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद अंकल से भी बात करना पड़ेगा। वो विंग को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर सीन कट होता है। वांगजी सब कुछ पैक करके अब बाहर आया था। जेबूचन उसे देखकर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने कहा, वांगजी, तुम्हें लगता है कि तुम 8 महीने के लिए वहाँ पर रह सकते हो। वांगजी ने कहा, गगा, मुझे पता नहीं कि मैं वहाँ पर रह सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि अंकल ने वचन दिया है, मैं उसे नहीं तोड़ सकता हूँ। लान कुरैन ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे नेफ्यू हो। ये बोलकर उसने वांगजी को हक कर दिया और उसने अपने माइंड में कहा, आई एम सॉरी वांगजी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो कदम तुम बढ़ा रहे हो वो गलत है, तुम्हें रोकना बहुत ज़रूरी था। इधर विंग दूर खड़ा होकर रो रहा था। वांगजी उसे देखते हुए कहा, विंग, मैं चलता हूँ, ठीक है, मुझे भूलना मत, हम दोनों दोस्त हैं ना। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांगजी ने स्माइल किया और अपने माइंड में कहा, न जाने अब क्या होगा। अगर इस 8 महीने के बीच में विंग की यादाश्त वापस आ गई तो फिर क्या विंग मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। मैं उसकी यादों से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। फिर क्या होगा। सारे डिसिपल्स और स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा उदास थे, क्योंकि अब वांगजी जा रहा था। वांगजी भी काफ़ी ज़्यादा उदास था और वो सबको देख रहा था, खास करके विंग को। वो बार बार देख रहा था अपनी आंसू भरी नज़रों से। वो अपनी आंसुओं को छुपाते हुए कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। उसके बाद वांगजी जाने लगता है। वांगजी अकेला ही जंगल से जा रहा था। उसने फाइनली सबको गुड बाय बोल दिया था। तभी अचानक से एक जानी पहचानी सी आवाज़ आती है, लानसान। फिर वांगजी साइड में देखता है, वहाँ पर विंग खड़ा था। विंग रोते हुए उसे देख रहा था। वांगजी ने कहा, तुम जंगल में कैसे आ गए। विंग ने कहा, मैं दौड़ते हुए आया। वांगजी ने देखा कि विंग नंगे पाँव ही आ चुका है। उसने कहा,
विंग तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। उसने देखा कि विंग के पैरों से खून निकल रहा है। विंग के पैरों में कांटा चुभ गया था। विंग का जो रुफ्स है वो भी फट चुका था। वो कांटों भरी रास्ते से आया है। वांग जी ने कहा, विंग। विंग उसे गले से लगाते हुए कहा, वहाँ पर तुम सबके सामने मुझसे अच्छे से बात नहीं किया और गुड बाय भी अच्छे से नहीं बोला, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। वांग जी ने कहा, ओ विंग, तुम कितने मासूम हो, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें चोट लग जाएगी तो फिर क्या होगा। विंग बहुत रो रहा था। वांग जी ने कहा, चलो ना, हम कहीं और जाते हैं, तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, मैं अपनी कबीले के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ विंग, ये रूल है, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि अंकल ने वचन दिया था। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा और आकर ही मैं सीधा तुमसे पहले मिलूँगा, ठीक है विंग। विंग ने कहा, सच में। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, प्रॉमिस करो। वांग जी ने कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। फिर वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक लॉन्ग किस करते हैं। उसके बाद विंग उसे कहता है, ठीक है, हम दोनों फिर से मिलेंगे। वांग जी ने कहा, हाँ, प्रॉमिस। और फिर वो दोनों स्माइल करते हैं। वांग जी फिर से उससे गुड बाय कहता है, उसकी फॉरहेड पर एक छोटा सा किस करता है। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है, गुड बाय। और फिर वांग जी चला जाता है। विंग की आंसू से विंग का गाल भीग रहा था। उसके बाद विंग चुप हो जाता है। सीन कट होता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। इधर लान कुरैन ने कहा, विभूषण, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपना कबीला लौटना चाहिए। विभूषण ने कहा, लेकिन लानजान ने कहा है जब तक वो यहाँ पर ना आए तब तक मैं उसके लिए यहाँ पर वेट कर सकता हूँ। लान कुरैन ने कहा, लान वांग जी कम से कम 8 महीने बाद आएगा, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कबीले वापस जाना चाहिए। 8 महीने के बाद तुम यहाँ पर फिर से आ जाना, फिर लानजान के साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर तो लानजान नहीं है ना, तो तुम किसके साथ रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, कौन तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें तो कोई पसंद भी नहीं है उसके अलावा। विंग ने कहा, हाँ, आपने सच ही कहा, मुझे उसके अलावा कोई और नहीं पसंद। और वांग जी ने मुझे कहा है, किसी और के पास मत जाना, कोई भी तुम्हारा फ़ायदा आराम से उठा सकता है। लान कुरैन ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे अंकल को खत भेज दिया है, वो बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे, तुम जाकर अपना सामान पैक कर लो। वीर ने कहा, हाँ, आपने सही कहा, मैं 8 महीने बाद ज़रूर आऊँगा, तब तक लानजान आ जाएगा ना। लान कुरैन ने कहा, हाँ, आ जाएगा, जाओ। फिर विंग अपने रूम की तरफ चला गया। लान कुरैन ने कहा, चियांग फेंगमियान से बात करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ चला गया। सीन कट होता है। लान कुरैन बेसब्री से चियांग फेंगमियान का इंतज़ार कर रहा था कि कब चियांग फेंगमियान आएंगे, लेकिन अभी तक चियांग फेंगमियान नहीं पहुंचा था। वो एक बार उधर और एक बार उधर कर रहा था। उसने कहा, जब तक मैं इस विभूषण को अपनी कबीले से ना निकालूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इधर थोड़ी देर बाद एक डिसेबल्स आता है। उसने कहा, जियांग कुल से लोग आए हैं। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, उन्हें अंदर लेकर आओ। सीन कट होता है। 5-4 डिसेबल्स और जियांग चेंग आया था। उसे देखकर जो लान कुरैन था उसने कहा, तुम्हारा पिताजी नहीं आए? फिर जियांग चेंग ने कहा, पिताजी को बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए वो नियमेंसन गए हैं। निया हुसैन का जो भाई है निया मिंजो, उन्होंने खत भेजा था, उन्हें बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए पापा ने मुझे यहाँ पर भेज दिया है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, अब ओह अच्छा, ऐसी बात है। लान कुरैन ने जियांग चेंग को समझाते हुए कहा, देखो चेंग, मुझे पता है कि वांग जी विंग का टीचर है और उसे बहुत अच्छे से वो ट्रीट करता है और सिखाता भी है, लेकिन फ़िलहाल वांग जी कबीले में नहीं है। जियांग चेंग ने कहा, वो नहीं है, कहाँ गया है वो? लान कुरैन ने कहा, वो फ़िलहाल 8 महीने के लिए हिमालय पर गया है, हेम गुफा में, जहाँ पर हेम देव की मतलब मंदिर है। ये सुनकर जियांग चेंग ने कहा, ड्रैगन गॉड के पास। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, हाँ, वहाँ पर उनकी सेवा करेगा वो 8 महीने तक, क्योंकि मैंने ये मन्नत मांगी थी। ये सुनकर जियांग चेंग ने कहा, ओह अच्छा, तो फिर अब क्या करें?
लान कुरैन ने कहा, देखो अगर यहाँ पर वांगजी नहीं रहेगा तो विंग को कौन सिखाएगा। और विंग हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, वो रूल्स को ब्रेक करता है, इधर उधर भागता रहता है। एक वांगजी ही उसे कंट्रोल कर पाता था, लेकिन अब तो वांगजी यहाँ पर नहीं है ना, तो शायद विंग और बिगड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम विंग को यहाँ से लेकर जाओ और अपने कबीले में उसे रखो, और जब तक वांगजी ना आए तब तक तुम उसके लिए कोई नया टीचर रख दो, ताकि विंग बिल्कुल ठीक हो जाए। और वैसे भी वांगजी 8 महीना नहीं आएगा, ये 8 महीना विंग किसी और के पास सीख लेगा तो फिर शायद उसको और फ़ायदा होगा। और अगर विंग ठीक ना हुआ ना तो फिर हम वांगजी से बात करेंगे। जियांग फेंगमियान अगर आता तो बहुत अच्छा होता, तो मैंने समझा देता, लेकिन मैं तुमसे कुछ बातें नहीं कर सकता। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी विंग के बिना हमारा घर बहुत खाली खाली सा लग रहा है, मैं विंग को लेकर जाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर उसने लान कुरैन को ग्रीट कर लिया। लान कुरैन ने उसे कहा, ठीक है, तो फिर तुम विंग को यहाँ से लेकर जा सकते हो। जियांग चंग ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने दिन तक अपने विंग का ध्यान रखा। काश वांगजी मिलता तो मैं वांगजी को भी शुक्रिया कहता। फिर लान कुरैन ने कहा, नहीं, वांगजी कल ही चला गया है। जियांग चंग ने कहा, ठीक है, मैं विंग को लेकर जाता हूँ। सीन कट होता है। हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जब विंग घोड़ा गाड़ी में जा रहा था और वो बार बार गुस्सों को ही देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। जियांग चंग उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ है विंग, तुम बहुत उदास हो, तुम खुश नहीं हो कि हम घर जा रहे हैं। विंग ने कहा, नहीं आचिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात ऐसी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आ सकता। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, विंग, ये तुम क्या बोल रहे हो, जब वांगजी वापस आ जाएगा तो तुम उससे मिलने के लिए आ सकते हो। अभी वांगजी 8 महीने तक यहाँ पर नहीं रहेगा तो तुम्हारा यहाँ पर क्या काम। विंग ने उसे अपने सिर को हाँ में हिलाया। इधर हम वांगजी को देखते हैं जो कि जा रहा था और वो विंग को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, और विंग के याद में वो विंग की एक तस्वीर बना रहा था। वांगजी अभी तक हेम गुफा नहीं पहुंचा था और वांगजी बस ये वेट कर रहा था कि कब ये 8 महीना ख़त्म हो जाएगा और वो फिर से विंग के सामने आएगा। वो विंग की तस्वीर को देखते हुए कहा, न जाने एक पल क्यों 1 साल के बराबर लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मैं तुमसे दूर तो नहीं हो रहा हूँ। क्या ये 8 महीने की दूरी ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं रह जाएगी ना। उसने उसकी तस्वीर को गले से लगाते हुए कहा, नहीं विंग, मैं तुम्हारे याददाश्त से नहीं मिट सकता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे नहीं भूलोगे। हमारा वो पल, हमारा वो प्यार, हमारा वो सब कुछ, बातें करना, एक दूसरे के साथ रहना, हाथ पकड़ना, शायद बस मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तुम मुझे नहीं भूल सकते हो, है ना विंग। सीन कट होता है। विंग अब घर आ चुका था। जब मैडम म्यू विंग को देखता है तो वो बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसे देखते हुए कहा, जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब हमारा कबीला बिल्कुल शांति में था, लेकिन अब तुम आ चुके हो ना तो फिर लगता है। लेकिन विंग उसे ना देखकर बिना ग्रीट करके उसके साइड से चला गया। ये देखकर मैडम म्यू हैरान थी। उसने कहा, इससे क्या हो गया है, इसने मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया और मुझे तंग भी नहीं किया और ग्रीट भी नहीं किया। जियांग चंग ने कहा, उसका माइंड बहुत दुखी है, उसे प्लीज़ आप कुछ मत कहना। ये सुनकर मैडम म्यू ने कहा, ऐसा क्या हो गया है, लान कबीले में जाकर बहुत बदल गया है ये लड़का। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। जियांग चंग ने कहा, विंग तुम हाथ मुँह धो लो, हम साथ में डिनर करेंगे। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया और जाकर अपने दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। दूसरे साइड हम एक गांव को देखते हैं जहाँ की धर्मशाला में वांगजी खाना खा रहा था और खाना खाते वक्त भी वो विंग को सोच रहा था। उसने कहा, शायद इस वक्त विंग खाना खा रहा होगा, न जाने और कितने घंटे लगेंगे मुझे वहाँ पर पहुँचने के लिए। ये बोलकर वो खाना ख़त्म करता है और अपनी रूम की तरफ चला जाता है। तभी अचानक से कोई काली शक्ति उसके ऊपर हमला कर देती है और फिर वो पूरे दुकान को तबाह करने लगता है। वांगजी उसे देखते हुए कहा, ये क्या चीज़ है, ये काली आत्मा। उसके बाद वांगजी उसके साथ फाइट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वांगजी उसे देखते हुए कहा, ये कहाँ चला गया।
वो दुकानदार डरते हुए उसके पास आया। उसने कहा, इसकी वजह से यहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं आते हैं। आप बहुत दिन बाद आए हो, प्लीज़ हमारी इस वाचन से चला मत जाना। हमारी ये धर्मशाला बिल्कुल भी नहीं चलता है। वांगजी से पैसे देते हुए कहा, मुझे बस एक कमरा चाहिए। ये बोलकर वो ऊपर चला गया। वांगजी अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक से उसे किसी के पैरों की राहत मिलती है। उसके बाद वो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठने वाला था, तभी किसी ने उसका गला पकड़ लिया। फिर उसने कहा, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा, चले जाओ यहाँ से। ये धर्मशाला मेरा है, समझी। ये बोलकर उसने वांगजी की गला को दबाया। फिर वांगजी ने उसे हटाते हुए कहा, कौन हो तुम, और ये धर्मशाला तुम्हारा है? तुम पागल हो क्या? फिर उस आत्मा ने कहा, हाँ मेरा है। फिर वांगजी ने देखा कि इस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए यह आत्मा भटक रहा है। फिर वांगजी ने कहा, बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? फिर उस आत्मा ने कहा, ये धर्मशाला मेरा घर था, इसे तोड़कर इन लोगों ने धर्मशाला बनाया है, और तो और मुझे पैसे भी नहीं मिले। अगर मुझे पैसे मिलते तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। मैंने मेरे बेटे को भी खो दिया है। फिर वांगजी ने कहा, अगर तुम्हें पैसे मिल जाए तो क्या तुम इस धर्मशाला को छोड़ दोगे? आत्मा ने कहा, मैं पैसे लेकर क्या करूँगा? फिर वांगजी ने कहा, तुम किसी गरीब को दे सकती हो, अपना बेटा समझकर। उस आत्मा ने कहा, अगर इस धर्मशाले के मालिक ने ऐसा किया तो फिर मैं ये धर्मशाला छोड़ दूंगा। ये सुनकर वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं सुबह उनसे बात करूंगा, अभी तुम जाओ यहाँ से। फिर वो आत्मा चला गया वहाँ से। सुबह वांगजी धर्मशाले के मालिक से बात कर रहा था। उसने उससे कहा, अगर तुम पैसे कहीं पर दान कर दोगे किसी गरीब के घर में तो वो आत्मा यहाँ से चली जाएगी। ये सुनकर वो धर्मशाले के मालिक ने कहा, हाँ मैं ज़रूर करूँगा। फिर वांगजी ने उससे बताया, आइंदा अगर किसी के घर को तोड़कर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, समझे। वो बहुत डर गया था। उसने कहा, नहीं, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैं बहुत पछता रहा हूँ। सीन कट होता है। वांगजी अब आगे जा रहा था जंगल की तरफ से। अब उसे जंगल को पार करना पड़ेगा, फिर वो हिमालय तक पहुँच जाएगा। तभी अचानक से वो आत्मा उसके सामने आ गई जंगल के अंदर। अब वो आत्मा काले रंग का नहीं था, वो पूरा वाइट पोशाक में था और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वो एक लेडी थी। उसने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो। वांगजी ने कहा, अब आपको मुक्ति मिल गई है ना, अब आप स्वर्ग में जा सकते हो। फिर उस आत्मा ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वांगजी ने कहा, बताइए आपको क्या बताना है। उसने कहा, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ मत जाओ। ये सुनकर वांगजी ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो। फिर उस आत्मा ने कहा, दरअसल बात ऐसे कि तभी वो आत्मा अचानक से गायब होने लगा। वांगजी ने कहा, ये क्या हो रहा है, आपका जाने का टाइम हो गया है। उस आत्मा ने कहा, तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है, तुम सब कुछ खो दोगे। मेरी बात तुम सुन पा रहे हो। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ मत जाओ। अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जिस मोड़ की वजह से तुम पूरी ज़िंदगी भर पछताओगे। फिर वांगजी ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। वो आत्मा गायब हो गई। वांगजी ने कहा, जाने के लिए मना क्या, लेकिन अंकल ने प्रॉमिस किया है, अगर मैं नहीं गया तो फिर वो अपनी जान ले लेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे अंकल अपनी जान ले ले। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं कि आपने क्या कहा और आप मुझे क्या समझा रहे थे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ गया। सीन कट होता है। इधर हम विंग को देखते हैं जो कि लोटस पॉन्ड के पास अकेला ही बैठा हुआ था, और इधर मैडम यू जियांग चंग की शादी के बारे में जियांग चंग से बातें कर रहा था। बट जियांग चंग विंग के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, ये विंग कहाँ चला गया है। मॉम आप रुकिए, मैं उससे बातें करके आता हूँ। ये बोलकर वो विंग के पास चला गया। इधर जो मैडम यू है उसने कहा, वेंचिंग बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पता है कि वेंचिंग अगर इस घर में आएगी तो खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने घर में जाकर कुछ नए नए रूप्स को बाहर निकालने लगती है। इधर जियांग चैंग विंग के पास आ गया। उसने देखा कि विंग रो रहा है। उसने कहा, विंग तुम क्यों रो रहे हो। विंग ने बहाना बनाते हुए कहा, यहाँ पर एक कीड़ा था, उस मेंढक ने उसे खा लिया।
जियांग चंग ने कहा, क्या विंग, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम क्यों रो रही हो विंग? विंग ने कहा, मैं उसीलिए रो रहा हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसलिए नहीं रो रही हो, कोई और बात है, बताओ मुझे। वेंग ने कहा, कुछ बात नहीं है। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। वो रोते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मेरा पीछा मत करना, मोटे भैंस कहीं के। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। जियांग चंग ने कहा, इससे क्या हो गया? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। अब एक हफ्ता बीत चुका था। वांग जी फाइनली ड्रैगन गॉड के मंदिर पर पहुँच गया था और वो वहाँ पर पहुँच कर ही उससे ग्रीट कर रहा था और वेंग के और अपने बारे में उससे बात कर रहा था और उसे मन्नतें मांग रही थी और दुआएं मांग रहा था। फिर इधर जब हम वेंग को देखते हैं, वेंग अब खाना खाना भी छोड़ चुका था और तो और वेंग को नींद भी नहीं आती थी। वो हर वक्त सिर्फ वांग जी के बारे में ही सोचता रहता था। उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा मन कर रहा था जैसे कि वो अभी चला जाए। मैडम यू उसे नोटिस करता है कि कुछ दिन से वेंग खाना भी नहीं खा रहा था और तो और बिल्कुल चुपचाप हो गया था। वो कोई नोटी हरकतें भी नहीं कर रहा था। फिर एक दिन मैडम यू उसे खाना खाने के लिए बुलाती हैं। जियांग चंग जाकर वेंग को बुलाकर लाता है। वेंग ने कहा, मुझे खाना खाने का मन नहीं है। फिर वेंग को जाकर वो ज़बरदस्ती ही टेबल पर बिठा देता है। वो सब लोग खाना खाने के लिए वहाँ पर बैठ चुके थे, लेकिन वेंग कुछ भी नहीं खा रहा था। वो बस चॉपस्टिक से अपने खाने को हिला रहा था। मैडम यू ने उसे धमकाते हुए कहा, वेंग खाना खा लो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? वेंग ने कहा, मुझे खाने का मन नहीं है। तभी अचानक से वेंग को बहुत ज़ोर उल्टी आती है और वो वेंग उल्टी करने के लिए बाहर जाता है और फिर जियांग चंग उसके पीछे पीछे आता है और मैडम यू भी उसे देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ दिन से इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही है? तुमने क्या खाया है? लगता है तुम अनाप शनाप खा रहे हो, समझे? वेंग ने कहा, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया। वेंग बार बार उल्टी कर रहा था। इधर मैडम यू उसे देखते हुए कहा, लगता है इसने कुछ गलत सलत खा लिया है और कुछ दिन से इसकी तबीयत इसीलिए ख़राब है, मुझे पता है। फिर जियांग चंग ने कहा, ओ मॉम प्लीज़ आप चुप करिए ना, एक तो देख रही है कि विंग की तबीयत ख़राब है और ऊपर से आप डांटे ही जा रहे हो उसे। मैडम यू ने कहा, मैं अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो बुरी हूँ ना उसके लिए। फिर इधर विंग ने कहा, नहीं मैं कुछ भी नहीं खाया। तभी विंग का सिर चकरा गया। विंग बेहोश हो गया, गिरने वाला था। जियांग चंग ने पकड़ते हुए कहा, वे वोशियान तुम ठीक तो हो ना? बट विंग बेहोश हो गया। ये देखकर मैडम यू ने कहा, देखा देखा देखा, मैंने कहा था ना इसकी तबीयत ख़राब है क्योंकि इसने उल्टी पुल्टी कुछ खाया है। ज़रूर इसने कुछ चुरा कर खाया होगा, अचार या फिर कुछ भी, क्योंकि मैंने इसके घर के अंदर अचार का जार देखा है। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, अचार का जार? ये अचार खा कर क्या कर रहा था? फिर जियांग चंग उसे लेकर उसके रूम में आता है। फिर मैडम यू ने कहा, तुम लोग रुको, मैं वैद्य जी को बुला कर आता हूँ, वरना तुम्हारा फादर आकर ये बोलेंगे कि मैंने विंग का ध्यान नहीं रखा। जो बातें मुझे सुनना पड़ता है और गलती ये करता है। ये बोलकर वो वैद्य जी को बुलाने के लिए चला गया। जियांग चैंग उसके सिर पर सहला रहा था। थोड़ी देर बाद विंग को होश आ गया। विंग देखते हुए कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जियांग चैंग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? विंग बैठने की कोशिश करता है। जियांग चैंग उसे हेल्प करता है। जियांग चैंग ने कहा, तुमने क्या खाया है विंग? तुम्हें इतनी उल्टियाँ हो रही हैं, एक हफ्ते से तुम्हारी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और तो और तुम उल्टियाँ किए जा रहे हो। आज तो तुम बेहोश ही हो गए विंग, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, मुझे मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों बेहोश हो गया था? फिर जियांग चंग ने कहा, मुझे नहीं पता विंग, रुको, मॉम वैद्य जी को बुलाने गए हैं, ज़रूर तुम ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर बाद वैद्य जी वहाँ पर आ गए। वैद्य जी ने कहा, राजकुमार विभूषण को क्या हुआ है? विभूषण वैद्य जी को देखकर डर गए क्योंकि वो सुई चुभाते हैं। फिर वेग ने कहा, इन्हें कहो जाने के लिए, मुझे सुई नहीं चुभाना। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, तुम चुप रहो, मुझे पता है कि इसने कुछ अनाप शनाप खा लिया है। वैद्य जी इसे एक बार चेक कीजिए, मुझे पता है इसने कुछ ना कुछ तो खाया ही होगा, क्योंकि ये अचार का डिब्बा इसके घर में क्या कर रहा है? वेग ने कहा, मुझे अचार खाने का मन कर रहा था। मैडम यू ने कहा, तुमने ये अचार चुराया है मेरी रसोई से, न जाने और क्या क्या चुरा कर खाए हैं। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, उफ मॉम प्लीज़। फिर वैद्य जी वेंग के पास आकर बैठ गए। वेंग ने कहा, आप सुई तो नहीं चुबाने वाले हो ना? फिर वैद्य जी ने कहा, नहीं मैं सुई नहीं चुबाने वाला, मैं तुम्हें चेक करने वाला हूँ, रुको।
वो उसके नेक के साइड देखता है, उसके बाद उसकी आंखों में देखता है और फिर उसके हाथों को चेक करता है। वो उसकी नर्व को चेक करता है। जैसे वो उसकी नर्व को चेक करता है तब वो हैरान रह गया। उसके बाद उसने जियांग चैंग को देखा और मैडम यू को। मैडम यू ने कहा, क्या हुआ है इसे, क्या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है? वैद्य जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने फिर से विंग को चेक किया। विंग, तुम अपना जीभ को बाहर निकालो। विंग ने अपनी जीभ को बाहर निकाला। फिर वैद्य जी ने कहा, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? वो फिर से विंग को चेक करने लगता है। मैडम यू ने कहा, इसे ऐसा क्या रोग लग गया जो आप इतना चेक कर रहे हो? फिर वैद्य जी ने कहा, ये एक लड़का है ना। फिर जियांग चैंग ने कहा, आपका दिमाग ख़राब हो गया क्या? क्या विंग लड़का नहीं तो लड़की है क्या? वैद्य जी ने कहा, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये लड़का होकर प्रेग्नेंट कैसे बन सकता है? ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, क्या? मैडम यू ने कहा, क्या क्या कहा आपने? फिर वैद्य जी ने कहा, दरअसल विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मैडम यू बेहोश हो गई और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।